हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गोट लाइफ मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। ये एक मलयालम सर्वाइवल मूवी है विच इज बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ स्टोरी, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्लेसी ने। मैं हूँ दानिश और आप देख रहे हैं द फिल्मी फील। चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। मूवी के शुरुआत में हम लोग पृथ्वीराज को सऊदी अरबिया एयरपोर्ट पर देखते हैं, जिनका नाम नजीब होता है। नजीब के साथ हकीम नाम का एक और लड़का रहता है। दोनों इंडिया से सऊदी जाते हैं किसी कंपनी के वीजे पर काम करने के लिए। सऊदी एयरपोर्ट से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद बाहर आते हैं और वो लोग अपने स्पॉन्सर का वेट करते हैं। जैसा इंडियन एजेंट ने बताया था नजीब और हकीम को कि वहाँ कोई स्पॉन्सर उन्हें लेने आएगा। फिर धीरे धीरे समय बीत जाता है, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आता। और अनजान देश में नजीब और हकीम को अरबी लैंग्वेज भी नहीं आती, इसलिए उन्हें वहाँ कौन क्या बोलता है कुछ भी समझ नहीं आता। उसी वक्त वहाँ एयरपोर्ट पे एक हिंदी बोलने वाला आदमी मिलता है। नजीब उससे बात करता है और अपने कंपनी का नंबर देता है और बोलता है इस नंबर पर कॉल कर दो। लेकिन उस नंबर पर रिंग जाता है बट कोई कॉल रिसीव नहीं करता, क्योंकि सऊदी अरबिया में फ्राइडे को ऑफिस की छुट्टी होती है। फिर नजीब और हकीम वहीं एयरपोर्ट के बाहर बैठ जाते हैं और अपने ऑनर का इंतजार करते हैं। देखते देखते सऊदी के 8 बज जाते हैं और एयरपोर्ट भी खाली हो जाता है, पर इन्हें लेने कोई नहीं आता। फिर कुछ देर के बाद एक सऊदी का शेख वहां आता है और नजीब और हकीम से बोलता है इंता अब्दुल्ला इंता मीन इंता एस इस्मा। यानी वो शेख अरबी में बोलता है क्या तुम अब्दुल्ला हो या फिर तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन नजीब और हकीम को शेख का लैंग्वेज नहीं समझ आता और शेख गुस्से में उन्हें माफी मुख इंता यानी बददिमाग बोलकर चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद वही शेख उनके पास फिर से आता है और दोनों के पासपोर्ट को लेकर नाम देखने लगता है और उन्हें अपने साथ चलने को बोलता है। फिर नजीब और हकीम खुश हो जाते हैं ये सोचकर कि इनका कफील यही है। दोस्तों, अरबी में कफील को मालिक, ऑनर या स्पॉन्सर बोलते हैं। फिर शेख दोनों को अपने खटारे जैसे जीप में बैठाकर ले जाने लगता है। रात के अंधेरे में रेगिस्तान पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं शेख हकीम को अपने भाई के हवाले करता है और नजीब को अपने साथ चलने को बोलता है। यहीं नजीब और हकीम अपने हिंदी भाषा में शेख से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका वीज़ा सेम है, वो लोग एक साथ काम करेंगे और एक साथ रहेंगे। लेकिन शेख कुछ नहीं सुनता और हकीम को अपने भाई के हवाले सौंप देता है और नजीब को रिक्वेस्ट करने पर अपने कोड़े से मारता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। कुछ देर के बाद शेख अपने मसरे पर पहुंच जाता है। दोस्तों, मसरा उसे बोलते हैं जहां शेख लोग अपने बकरे और ऊंट को रखते हैं। खैर, वहां पहुंचकर नजीब देखता है यहाँ तो कुछ नहीं है सिवाय रेत और एक टेंट के। नजीब घबराने लगता है और शेख से बोलता है कि मुझे मेरे एजेंट ने कंपनी के काम के लिए भेजा है, पर यहाँ तो कोई कंपनी नहीं है, मुझे फोन करना है, फोन दो। फिर शेख अरबी में बोलता है ताल अलहिन नोम बुकरा टेलीफोन। इसका मतलब चलो अभी सो जाओ, सुबह टेलीफोन करना। फिर वहीं नजीब की मुलाकात एक तमिल के आदमी से होती है जो ऑलरेडी मसरे में काम करता है और उसकी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि कोई पागल है, लेकिन असल में उसकी हालत वहां काम करने से हुई होती है। नजीब उस आदमी से थोड़ा बहुत बात करता है और नजीब को रियलाइज होने लगता है कि वो शायद फंस गया। एजेंट ने उसे कंपनी का काम बोलकर फंसाया है। फिर नजीब सोने के लिए उस टेंट में जाता है जहां वो शेख सोया था। फिर सोते हुए नजीब अपने पास्ट को याद करता है, जहां हम लोग देखते हैं नजीब इंडिया में मजदूरी करता है। काम करने के दौरान नजीब को मालूम चलता है कि इंडिया से बाहर सऊदी अरबिया के लिए वैकेंसी आई है और वहां जाने के लिए पूरे 30,000 लग रहे हैं। नजीब ये सुनकर अपना मन बना लेता है कि वो भी सऊदी अरबिया जाएगा, लेकिन नजीब के पास विदेश जाने के लिए इतने पैसे नहीं थे। वो अपने घर को गिरवी रखकर पैसे जमा करता है और सीधा एजेंट के पास जाता है और उसे पैसे दे देता है। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है। वहीं शेख आधी रात जगता है और नजीब को अपने टेंट में देखकर वो गुस्सा हो जाता है और नजीब को उसके बैग के साथ बाहर निकाल देता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेंट में मेरे पास सोने की, तुम बाहर सो, तुम्हारे लिए ये टेंट नहीं है। लेकिन बाहर जब नजीब देखता है तो सिवाय रेत और बकरे के उसे कोई बेड वेड नहीं दिखाई देता। नजीब वहीं बाहर एक कवाड़े से गाड़ी में जाकर सो जाता है। फिर सुबह होता है और नजीब बकरी का दूध लेकर अपने कफील के पास जाता है। नजीब फिर से अपने भाषा में कफील को समझाने की कोशिश करता है कि मैं अपना घर वर सब गिरवी रख कर आया हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो।
लेकिन कफिल फिर गुस्सा करता है और उसे बाहर धक्का मारकर निकाल देता है। फिर कुछ देर के बाद कफिल नजीब को मोटी सी खबूज देता है, यानी रोटी। वो रोटी नहीं बल्कि रोटा होता है। उस तरह का मोटा रोटी नजीब ने कभी नहीं खाया था, इसलिए रोटी को खाते खाते नजीब के आंख से आंसू आने लगते हैं। लेकिन भूख के मारे नजीब उस रोटी को खा लेता है। अब नजीब पूरी तरह से समझ चुका था कि वो फंस गया है और वो भागने के फिराक में लग जाता है। नजीब उस तमिल आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है रोड कितनी दूर है यहाँ से, और वो बोलता है रोड बहुत दूर है। ये सुनकर नजीब निराश हो जाता है और अपने बीते हुए कल को याद करने लगता है। यहाँ हमें नजीब का पास्ट दिखाया जाता है, ठीक नजीब को सऊदी आने से पहले। यहाँ हम देखते हैं नजीब और उसकी वाइफ सैनू को, और सैनू माँ बनने वाली रहती है। सैनू बहुत खुश थी कि नजीब का सऊदी में जॉब लग गया है और घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे, और अगर बच्चे हुए तो स्कूलिंग भी अच्छी मिल जाएगी। फिर दिन बीत जाता है और नजीब अपने स्टेशन से मुंबई के लिए निकलता है। नजीब अपने माँ और बीवी को बोलता है मैं पहुंचकर कॉल कर दूंगा। वहीं स्टेशन पर नजीब की मुलाकात हकीम से होती है और दोनों मुंबई के लिए निकल जाते हैं। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है और यहाँ मसरे पर एक तमिल का ड्राइवर टैंकर से पानी देने आता है और नजीब उस ड्राइवर से बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ से ले चलोगे। इतने में कफील वहां आ जाता है और दोनों को बात करते हुए सुन लेता है और नजीब को अपने सर पर रखे कोड़े से मारने लगता है। नजीब अपने बचाव में उसके हाथ को पकड़ लेता है। तभी कफील को गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से लड़ने की। वहीं शेख नजीब को बंदूक के कोंधे से सर पर मार देता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। नजीब यहाँ अपने आप को बहुत बेबस और अकेला समझने लगा था। अपने ऊपर जुल्म होता देखकर हमेशा वो रोने लगता है और हर वक्त अपने माँ और बीबी को मिस करता है। फिर एक दिन नजीब को पता चलता है वो तमिल वाला आदमी कहीं चला गया है और अब से सारे काम उसको अकेले ही करना है। लेकिन नजीब के लिए सबसे बड़ी बात थी उसे बकरी का दूध निकालने नहीं आता है, लेकिन ना चाहकर भी उसे उस काम को करना पड़ता है। उस दरमियान कई बार बकरे ने नजीब को बुरी तरह से मारा भी है, जिससे नजीब के पाँव में दर्द हो जाता है। नजीब अपने कफील को बोलता है मुझे हॉस्पिटल जाना है, पर कफील उसे मारने का धमकी देता है और चला जाता है। फिर नजीब वहाँ जोर जोर से रोने लगता है और अपने खुदा से दुआ करता है कि इस जिंदगी से अच्छा है मौत दे दे। फिर एक बकरी का बच्चा नजीब को रोता देखकर अपने झुंडों को बुलाने लगता है और इस सीन को देखकर दोस्तों नजीब पर बहुत ही तरस आता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इंसान का दर्द इंसान ने नहीं समझा है, लेकिन एक बेजुबान जानवर उस दर्द को समझ लिया। खैर, फिर नजीब उस बकरी के बच्चे को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। धीरे धीरे दिन बीतता जाता है और नजीब भी वहाँ भेड़ बकरियों में घुल मिल जाता है। अचानक नजीब की नजर एक गाड़ी पर पड़ती है और वो वहाँ जाकर उस गाड़ी के मिरर में खुद को देखता है, तो वो देखता है कि उसकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गई है। ऐसा लगता है न जाने कई दिनों से उसने नहाया नहीं है और ना ही बाल दाढ़ी कटवाए हैं, और चेहरे भी रेगिस्तान के गर्मियों से जल से गए हैं। और नजीब को कुछ याद नहीं है कि वो कितने दिन से यहाँ है। अपने आप को ऐसे हाल में देखकर नजीब अपने खुदा से नाराज हो जाता है और बुरा भला भी बोलने लगता है। फिर एक दिन नजीब बकरियों और ऊंटों को चराने के लिए कुछ दूर जाता है। अचानक उसकी नजर पड़ती है बहुत सारे चीलों पर। फिर नजीब वहां जाता है और देखता है तमिल वाला आदमी जो नजीब से पहले वहां काम करता था वो मरा हुआ है और उसके लाश को चील नोच कर खा रहे हैं। नजीब ये सब देखकर समझने लगा था कि एक दिन उसका भी यही हाल होने वाला है। अगले दिन नजीब वहां से भागने का सोच लेता है और भागने लगता है, लेकिन दोस्तों कफील उसे भागता हुआ देख लेता है और उसका पीछा कर उसके पाँव को बंदूक से मारकर तोड़ देता है। नजीब की हालत पहले से और भी बदतर हो जाती है। वो अब ठीक से चल भी नहीं सकता था। कहने को नजीब बस इंसान है, असल में उसकी जिंदगी जानवरों वाली हो चुकी थी। फिर कुछ दिन बीत जाता है और नजीब बकरियों को चराने बाहर लेकर जाता है। अचानक से तेज बर्फ वाली बारिश होने लगती है। फिर नजीब सारे बकरियों को लेकर बड़े से चट्टान के नीचे छिप जाता है और बारिश थमने का इंतजार करता है। फिर नजीब वहीं एक गुफा में आगे की तरफ जाने लगता है और वो दूसरी साइड पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात हकीम से होती है। जी हाँ दोस्तों, वही हकीम जिसके साथ नजीब सऊदी आया था। खैर, नजीब और हकीम एक दूसरे के हाल को देखकर रोने लगते हैं और उन्हें लगता है कि हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। हकीम यहाँ नजीब को बताता है वो हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुआ है, इससे पहले उसके कफील ने कई जगहों पर उससे काम कराया है। और यहाँ हकीम ये भी बताता है कि उसका कफील उसे अक्सर मारा पीटा करता है, लेकिन अभी फिलहाल वो यहीं रहेगा और नजीब से मिलने आया करेगा। और हकीम वहां से चला जाता है।
फिर दूसरे दिन नजीब ऊंट को चराने जाता है। वहीं दूर से हकीम उसे आवाज देता है और एक लेटर वहीं रेत पर छोड़ जाता है और चला जाता है। फिर नजीब उस लेटर को लेने जाता है और उस लेटर के जरिए हकीम बताता है कि उसके साथ एक अफ्रीकन काम करता है जिसका नाम इब्राहिम है और इब्राहिम अच्छा इंसान है, उसे यहाँ के सारे रास्ते का भी पता है और इब्राहिम हम लोगों को रास्ता दिखाएगा ताकि हम लोग भाग सकें। फिर अगले दिन नजीब अपने मसरे में ऊँटों को खाना देता है, तभी उसे गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। वो वहां जाता है और देखता है वहां हकीम और उसका दोस्त इब्राहिम अपने बकरी चराने आए हुए हैं। फिर उन लोगों में मुलाकात होती है और इब्राहिम नजीब से बोलता है कुछ दिन में कफील की बेटी की शादी है, उस दिन सारे लोग शहर जाएंगे और हम लोग मौका देखकर यहाँ से निकल जाएंगे। फिर हकीम और इब्राहिम वहां से अपने मसरे चले जाते हैं। फिर कफील की बेटी की शादी वाला दिन आ जाता है। नजीब का कफील नजीब को बोलता है मैं शादी में जा रहा हूँ, जानवरों का ख्याल रखना और मैं कल सुबह आ जाऊंगा। फिर कफील वहां से चला जाता है। कफील के जाते ही नजीब तुरंत नहाने के लिए जाता है क्योंकि नजीब जब से आया है उसने नहाया नहीं है। नहाने के बाद उसे बहुत सुकून मिलता है और अपने बैग से कपड़े निकालकर पहनने लगता है, लेकिन नजीब का बॉडी पहले जैसा नहीं रहता है, इस वजह से कपड़े ढीले हो रहे थे। नजीब जैसे तैसे उसे रस्सी से बांधकर पहन लेता है। फिर जानवरों को खाना देकर वहां से हकीम और इब्राहिम के साथ चला जाता है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद पीछे मुड़कर देखता है और उसे अपनी आजादी मिल गई ये समझकर बहुत खुश हो जाता है। चलते चलते रात हो जाती है और हकीम को प्यास लग जाती है। आगे कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक मसरा दिखाई देता है। इब्राहिम उस मसरे में पानी लेने जाता है, लेकिन वहां उस मसरे के शेख इब्राहिम को देख लेते हैं और उस पर गोली चला देते हैं। जैसे तैसे इब्राहिम अपनी जान बचाता हुआ भागता है, साथ ही साथ नजीब और हकीम भी भागते हैं, लेकिन कुछ दूरी के बाद वो लोग सेफ हो जाते हैं और थक कर वहीं सो जाते हैं। फिर सुबह होता है और तीनों फिर से अपने सफर को जारी रखते हैं। हकीम को रोड नहीं मिलने पर उसे लगता है कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं। हकीम इब्राहिम से बोलता है अभी तक रोड नहीं आया, हम लोग कहीं भटक तो नहीं गए। इब्राहिम बोलता है अभी और चलना है और हम लोगों को सूरज को फॉलो करना है ताकि रोड मिल जाए। चलते चलते अचानक हकीम की नजर पानी पर पड़ती है जहाँ एक ऊंट पानी पी रहा है और वो दौड़ता हुआ वहां जाता है, लेकिन उसे वहां पानी नहीं बल्कि मरा हुआ ऊंट मिलता है। दोस्तों अक्सर रेगिस्तान में गर्मियों की वजह से दूर से कभी कभी पानी के जैसा दिखाई देता है और इसे मिराज भी कहते हैं, जिसे यहाँ हकीम ने पानी समझ लिया और बेवजह का दौड़ लगा दिया, जिस वजह से हकीम को और भी ज्यादा प्यास लग जाती है। फिर कुछ देर के बाद तीनों नमाज पढ़ते हैं। वहीं रेत से सांप निकलने लगता है, एक नहीं बल्कि बहुत सारे। इब्राहिम हकीम को उठाकर साइड कर देता है, लेकिन नजीब वहीं रह जाता है। नजीब के पैरों के ऊपर से सांप क्रॉस होता है, जिससे नजीब बुरी तरह से डर जाता है। ऐसा लगता है कि नजीब का काम तमाम हो जाएगा, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो लोग वहीं सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और तीनों फिर से अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि नजीब के पैरों में छाले पड़ गए हैं, जिससे वो चल नहीं पाता। फिर वहीं इब्राहिम उसके पैरों में अपने जैकेट को फाड़कर बांध देता है, जिससे धीरे धीरे नजीब चलने लगता है। चलते चलते हकीम को प्यास लग जाती है और पानी नहीं मिलने के वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो पूरी तरह से सुस्त पड़ जाता है। फिर इब्राहिम उसे अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ देर के बाद नजीब भी थक हार कर रुक जाता है। फिर इब्राहिम इन दोनों को वहीं लेटा देता है और अपने कपड़े के जरिए सूरज की रोशनी को रोककर छांव लाता है, जिससे थोड़ा आराम तो मिलता है, लेकिन हकीम की प्यास नहीं बुझती। फिर इब्राहिम हकीम को अपने पसीने पिलाता है ताकि उसे एहसास हो जाए कि उसने पानी पी लिया है। कुछ देर आराम करने के बाद फिर से तीनों आगे बढ़ते हैं। फिर हकीम को कुछ दूर पर बिल्डिंग दिखाई देता है और वो समझता है कि हम लोग मंजिल की तरफ आ गए हैं और वो फुल स्पीड में दौड़ लगा देता है। असल में दोस्तों वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं होता, वो सिर्फ हकीम का वहम होता है। एक तो हकीम पहले से ही एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था और अब इतने दौड़ने के बाद उसकी तबीयत और भी खराब हो जाती है, जिस वजह से हकीम के मुंह से खून आने लगता है और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। हकीम को मरता हुआ देखकर नजीब को बहुत दुख होता है और वहां रोने लगता है और इब्राहिम को भी हकीम के मौत का बहुत दुख होता है। फिर उसी वक्त वहां जोर का तूफान आता है और उस तूफान के चपेट में नजीब और इब्राहिम भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद तूफान थम जाता है और जैसे तैसे दोनों खुद को बचा लेते हैं, लेकिन हालत पहले से और भी बदतर हो चुकी थी। अब चलना भी मुश्किल हो गया था और नजीब प्यास के मारे कुछ दूर जाकर गिर जाता है। वहीं इब्राहिम को एक छिपकली दिखाई देती है। इसे देखकर इब्राहिम खुश हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अगर छिपकली इस रेगिस्तान में जिंदा है यानी आसपास पानी जरूर है।
फिर इब्राहिम कुछ दूर जाता है और उसे हरा भरा एक पेड़ दिखाई देता है और नजीब को आवाज देता है। फिर नजीब और इब्राहिम उस पेड़ के पास जाते हैं और पानी पीकर चैन की सांस लेते हैं। वहीं इब्राहिम को आसपास खोजने से एक बोतल मिलता है। बोतल में पानी भर लेता है और फिर से दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। फिर रात हो जाती है और दोनों सो जाते हैं। जब सुबह नजीब की आंख खुलती है तो वो देखता है कि इब्राहिम उसके पास नहीं है। वो इधर उधर देखता है पर उसे कहीं भी इब्राहिम दिखाई नहीं देता और जिस बोतल में इब्राहिम ने पानी भरा था वो बोतल भी नजीब के पास ही है। फिर नजीब अपने सफर को अकेले ही तय करता है और आगे बढ़ने लगता है और वो उस बोतल के पानी को भी पूरा पी जाता है। अब नजीब के पास सिर्फ खाली बोतल रह जाता है। कुछ दूर बढ़ने के बाद नजीब इतना थक जाता है और उसके पाँव में फोड़े की वजह से वो एक कदम भी चल नहीं पाता और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है और उसके हाथ से बोतल छूटकर रोड पर आ जाती है। यानी नजीब रोड के करीब पहुंच चुका था लेकिन वो बेहोश है और उसे ये नहीं पता। फिर नजीब की आंख खुलती है और वो अपने पास रोड को देखता है। फिर वहां से गुजरने वाली तमाम गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है लेकिन नजीब को पागल समझकर कोई लिफ्ट नहीं देता। उसी वक्त एक कार नजीब के करीब से गुजरती है और फिर बैक आती है जिसमें एक सऊदी का शेख होता है जो कि एक अच्छा इंसान होता है। नजीब को अपने गाड़ी में बैठा लेता है और पानी पीने को देता है। यहाँ शेख नजीब से बोलता है तुम आराम से बैठो, गाड़ी गंदी होती है होने दो, मैं उसे साफ कर लूंगा। फिर कुछ देर के बाद नजीब शहर पहुंच जाता है और शेख नजीब को एक मस्जिद के बाहर छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद नजीब को एनजीओ वाले उठाकर ले जाते हैं और उसके दाढ़ी बाल को काट कर उसे नहला धुलाकर उसे पहले से बेहतर बना देते हैं और नजीब के हालत को देखकर एनजीओ वाले उसे हॉस्पिटल ले जाने का सोचते हैं। बट सऊदी में बिना अकामा के किसी भी हॉस्पिटल में जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहीं पहचान वाले डॉक्टर को बुलाकर नजीब का ट्रीटमेंट कराते हैं। दोस्तों अरबी में अकामा आइडेंटिटी कार्ड को बोला जाता है। एनजीओ वाले नजीब से जैसे तैसे उसके घर का नंबर मांगते हैं और उसके घर वालों से कांटेक्ट कराते हैं और नजीब अपने वाइफ का आवाज़ सुनकर रोने लगता है क्योंकि दोस्तों नजीब ने रेगिस्तान में पूरे 3 साल बिताए हैं, वो भी जानवरों जैसी जिंदगी, और इतने साल के बाद घर वालों का आवाज़ सुनकर रोने लगता है और अपनी वाइफ से बोलता है मैं इंडिया जल्दी आ जाऊंगा। फिर एनजीओ वाले नजीब को लेकर पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस वेरीफाई करती है और उसे जेल में रख देती है। असल में दोस्तों गल्फ कंट्री में जब भी किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो सुरते के पास जाता है। सुरता यानी पुलिस, और पुलिस उस बंदे को वेरीफाई करती है। वेरिफिकेशन के बाद बंदे का पासपोर्ट अप्लाई कर दिया जाता है और उस पासपोर्ट की कलर वाइट होती है और वैलिडिटी 1 दिन की। जब तक पासपोर्ट बनकर नहीं आ जाता तब तक बंदा को जेल में रहना पड़ता है। और यहाँ हम देखते हैं नजीब जैसे बहुत सारे लोग जेल में मौजूद रहते हैं। कितने लोग जानबूझकर भागे हुए होते हैं और कितने लोग नजीब जैसे फंसे हुए होते हैं। फिर बहुत सारे शेख जेल में आते हैं, अपने अपने बंदों को पहचानने लगते हैं ताकि उन्हें वापस लेकर जा सकें। वहीं नजीब की नजर पड़ती है उसके अपने कफील पर और नजीब उसे देखकर बहुत डर जाता है और छुपने लगता है। कफील भी नजीब के करीब आता है और उसे पहचान लेता है, लेकिन कफील यहाँ नजीब को अरबी में बोलता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हारा स्पॉन्सर नहीं हूँ, वरना मैं तुम्हें मारता हुआ यहाँ से उसी मसरे पर लेकर जाता। और यह कहकर कफील वहाँ से चला जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असल में नजीब का कफील यह नहीं था जहाँ नजीब काम करता था। जब नजीब और हकीम मूवी के स्टार्टिंग में सऊदी एयरपोर्ट आए थे तब किसी वजह से उनका स्पॉन्सर नहीं आ पाया था और यह दूसरा कफील वहाँ किसी अब्दुल्ला के लिए आया था, लेकिन नजीब और हकीम को अकेला देखकर अपने साथ लेकर चला जाता है, वरना अगर नजीब इस कफील के वीजे पर आया होता तो उसे लेकर चला जाता। खैर फिर नजीब का वाइट पासपोर्ट बनकर आ जाता है और एयरपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ नजीब को जेल में बिताए 3 महीने उस रेगिस्तान में बिताए 3 साल से भी ज्यादा लग रहा था, क्योंकि नजीब अपने वाइफ से बात करने के बाद बस चाहता है कि किसी तरह भी इंडिया पहुंच जाए। और नजीब सही सलामत इंडिया पहुंच जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी तो हम लोग देख लेते हैं और एंजॉय भी कर लेते हैं, लेकिन हर मूवी के अंदर कुछ ना कुछ मीनिंग और मैसेज छुपा होता है जिस पर हम लोग गौर नहीं करते। इस मूवी में दिखाया गया है एक बूंद पानी की कीमत क्या होती है। अब इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। प्यास लगने पर पसीने को पीना पड़ता है, यानी रेगिस्तान जैसे जगहों पर जीने के लिए कुछ भी पीना पड़ेगा। और ऐसे रियल लाइफ में हम लोग पानी को कितना वेस्ट करते हैं, इसलिए ट्राई कीजिए वाटर को सेव करने का, क्योंकि आने वाले कल में शायद पानी की कमी हो सकती है। दूसरी बात दोस्तों, जब नजीब अपनी बुरी जिंदगी और हालातों से लाचार होकर रो रहा था तब वहां मौजूद
जो उसका कफील था उसे जरा भी दया या इंसानियत नहीं आती। वहीं एक जानवर नजीब के दर्द को समझती है और उसके साथ खड़ी रहती है। इसलिए कभी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। किसी को तकलीफ देने से पहले उस दर्द को खुद पर अप्लाई कीजिए, फिर समझ आ जाएगा कि दर्द क्या होता है। हम सब इंसान हैं, सबसे पहले इंसानियत को फॉलो कीजिए और अमीरी गरीबी को साइड कीजिए। दोस्तों, मूवी को देखने के बाद आपने क्या नोटिस किया, कमेंट कर कर जरूर बताएं। मेरी वीडियो अब यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।